सीताराम दोस्तों, आज का टॉपिक है बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। कल हम मध्यकालीन भारत में आ जाएंगे थोड़ा सा, और भारत के साथ साथ यूरोप में भी पहुंच जाएंगे कि पुनर्जागरण के बाद कैसे लोगों ने क्या क्या जरूरतें पड़ी इस टॉपिक के तथ्यों का। चलिए देखते हैं दोस्तों, यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी, क्यों ऐसा होता था, क्यों मांग थी, भारत में ऐसा क्यों किया गया, ये जानेंगे हम। यूरोप में भारत में बनी मलमल कालीन उतने से कैलिको क्लॉथ होता है, सिच, कौनसा, बजाना एवं जामदानी इत्यादि कपड़ों की भारी मांग थी। और जामदानी क्या होता है दोस्तों? जामदानी प्राय स्लेटी और सफ़ेद रंग का बारीक मलमल होता है, गुलगुला टाइप का, और जिस पर करगे में सजावटी चिन्ह बुने जाते थे। और इसकी बुनाई के लिए आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था। समझिए, स्लेटी और सफ़ेद रंग का बारीक मलमल है, याद रखिएगा, और करगे में सजावटी चिन्ह बुने जाते थे। और बजाना क्या था? बजाना शब्द का उपयोग गले या सिर पर पहनने वाले किसी चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था। बजाना और छापे न बजाना। अगरिया क्या दोस्तों? अगरिया दोस्तों लोहा बनाने वाले लोगों का एक समुदाय था। यह लोग लोहा गलाने की कला में निपुण थे। आज ही मिल जाएंगे। और अंग्रेजी का सिच शब्द हिंदी के छींच शब्द से निकला है। और टीपू के सुल्तान बुच स्टील से बनी थी, बहुत भारी तलवार थी। अब वहाँ तक कपड़ा निर्यात 19वीं सदी में गिरने लगा था। विभिन्न कपड़ों के नामों से उनके इतिहास के बारे में क्या पता चलता है? मुस्लिन मलमल यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ों का सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा। मोसुल शहर में तभी मुस्लिम पड़ गया, तब बारीक कपड़े वाले सभी कपड़ों को मुस्लिम या मलमल कहने लगे। तो मुस्लिम पूछता कहाँ से है, तो मुस्लिम वर्ड है ये। मोसुल अरब इराक के मोसुल शब्द से आया, अरब के व्यापारियों ने देखा। छिच हिंदी के छिच शब्द का बजाना हिंदी के बांधना शब्द भी गले में बांधते हैं। कैलिको मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए थे तो उन्होंने दक्षिणी पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट तट पर डेरा डाला, जहाँ से मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी ले गया, जिनको वो कैलिको कहने लगे। इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादकों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़ों का विरोध क्यों किया था? उस समय इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग के विकास की शुरुआत हुई थी और भारतीय वस्तुओं से प्रतियोगिता में अक्षम होने के कारण ब्रिटिश उत्पादक अपने देश में भारतीय वस्तु पर प्रतिबंध लगाकर अपने लिए बाजार सुनिश्चित करने लगे। उन्होंने प्रतिबंध इसी प्रकार लगाया, भैया हम लाएँ तो हम बेचेंगे, नहीं तो तुम नहीं बेचोगे तो तुम्हारा टैक्स दो, तो प्रॉफिट हमें चाहिए बस। ब्रिटिश ऊन तथा रेशम उत्पादकों ने भारतीय वस्तुओं के आयात का विरोध करना शुरू कर दिया। समझिए, और 1720 में ब्रिटिश सरकार ने कानून लगाकर छपाई वाले और सूती कपड़े छिट्स के उपयोग पर रोक लगा दी। समझिए बात को। ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर किस तरह प्रभाव पड़ा? अब भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। और भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल हो जाता था कि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी भरकम शुल्क थोप दिए थे। समझिए, और यहाँ के हजारों बुनकर रोजगार हो गए और विदेशी बाजारों से भारतीय कपड़ों को बाहर कर दिया गया था। उनके एजेंटों द्वारा अब पेशगी देना बंद कर दिया गया था। समझिए, इतना पॉइंट था। और 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन क्यों हुआ? क्योंकि जैसे 19वीं सदी आई, लौह प्रगलन उद्योग का तेजी से पतन हुआ, क्योंकि भारत में अंग्रेजों की जीत के साथ साथ यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग भी समाप्त हो गए, सब नष्ट कर दिया, गलने आए। और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले ली। उन्होंने अपने देश का बन गया, अपना लेके आ गए। और भारतीय वस्त्र उद्योग को अपनी शुरुआती सालों में किन समस्या का सामना करना पड़ा? इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का क्या करना पड़ता था? मुकाबला
करना पड़ता था। और सभी सरकारें अपने देश के औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करती थी, परंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा इस उद्योग के संरक्षण के लिए कोई सूचना नहीं दी गई। फिर क्या क्या भारतीय वस्तुओं का ब्रिटेन के उत्पादकों द्वारा विरोध होने लगा, जिससे ब्रिटिश सरकार ने भारत से निर्यातित कपड़ों पर भारी भरकम शुल्क लगा दिया। कोई कच्चा ही माल ले जाते थे वो। पहले महायुद्ध के दौरान अपना स्टील उत्पादन बढ़ाने में टिस्को को किस बात से मदद मिली? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। और विश्व युद्ध के दौर में ब्रिटेन द्वारा आयात होने वाले इस्पात में नाटकीय रूप से कमी आई। भारतीय रेलवे भी पटरियों की आपूर्ति के लिए टिस्को की ओर मुड़ा। महायुद्ध का लंबा खिंचता जाने का टिस्को को युद्ध के लिए गोलों का खोल और रेलगाड़ियों को पहिए बनाने का भी काम दे दिया गया। और 1919 तक स्थिति ये आ गई कि टिस्को द्वारा बनाया गया इस्पात का 90% भाग सरकार ही खरीद लेती थी। ये सब चीज़ें रहीं दोस्तों। हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।